हेलो दोस्त, नमस्कार। मैं मालेंद्र कुमार। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मालेंद्र राज मैथ में। हर दिन की भांति दोस्त, कमेंट से शुरू करते हैं। पहला कमेंट जो है, गिना चुना कमेंट बोलेंगे क्योंकि फिर यहाँ पर टाइम का अभाव होता है। तो पहला कमेंट है आपका, राव रोशन कुछ करके है, वो लिख रहे हैं गजब। विपिन कुमार बोल रहे हैं थर्ड का आंसर दो होगा। सर एकदम ठीक है। और फिर है एक राजीव कुमार बोल रहे हैं अति सुंदर गुरुजी। चलिए, बहुत बहुत अच्छा, थैंक यू। फिर अभिमन्यु पांडे हैं, वो बोल रहे हैं फंटास्टिक जॉब, जो भी कह लीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल कमेंट का जो सिलसिला है, कमेंट आप लोग तो जानते ही हैं कि हर दिन हम पढ़ते हैं, तो कमेंट को छोड़ देते हैं। आज थोड़ा सा इस पे हम फोकस कर देते हैं क्योंकि जरूरी है फोकस करना। तो दोस्त, कहने का भी मतलब था मेरा कि मैंने नंबर सिस्टम स्टार्ट किया था। नंबर सिस्टम मैंने जो स्टार्ट किया था उसमें कुछ मैंने बोल दिया था कि नंबर सिस्टम जो होता है, संख्याएं संख्याएं से पहले होता है कि एक संख्या कब बनता है, तो उसमें 10 तरह का जो होता है अंक सम्मिलित होता है। 0 होता है, 1 होता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 होता है। इतना होता है, तो उससे संख्या का निर्माण होता है। फिर आगे चलने के बाद हमने आपको बताया था कि स्थानीय मान और जातीय मान क्या होता है। तो जातीय और अंकित मान एक होता है, जो कि इंग्लिश में उसको आप बोलिए फेस वैल्यू। किसी भी संख्या में या किसी संख्या में किसी अंक का जातीय या अंकित मान, वह अंक खुद होता है, क्योंकि फेस वैल्यू है, वह जो अंक होगा वही होगा। जबकि प्लेस वैल्यू अर्थात स्थानीय मान में होता है, स्थानीय मान दोनों नाम से है, वहां पर बोला है अंकित मान, जो अंक है वही उसका मान है। और यहां पर बोला रहा है स्थानीय मान, मतलब जो अंक है वह किस स्थान पर है, स्थान का जो मान होगा, अपना स्थान का जो रुतबा होगा उसको भी सम्मिलित करना होगा। जैसे आप मान लेते हैं कि 525 में 2 का अंकित मान 2 ही होगा, और स्थानीय मान हमेशा 2 गुने 10 होगा, क्योंकि 2 इंटू 10 इसीलिए होगा क्योंकि 2 जो है 525 में 2 जो है हमेशा दहाई के स्थान पर है, मतलब वंस, टेंस और 100। तो 2 इंटू 10 हो जाएगा, इसका मतलब 20 हो जाएगा, मतलब 2 गुने 10, क्योंकि 2 जो है दहाई के स्थान पर है। तो 2 गुने 10 मतलब 20 आपका स्थानीय मान हो जाएगा, और अंकित मान तो वही आपका हो जाएगा। फिर आप 5, 2 5 है, तो एक इकाई वाले 5 का अंकित मान डायरेक्ट समझ जाइए भाई कि अंकित मान किसी का वही अंक ही होता है। और स्थानीय मान, तो अगर इस 5 का स्थानीय मान अगर निकालना होगा तो 5 गुने 1 लिखेंगे, 5 हो जाएगा। लेकिन इस 5 का अगर स्थानीय मान अगर हमको निकालना होगा तो 5 गुणे 100 हो जाएगा, क्योंकि वंस, टेंस, 100, इकाई, दहाई, सैकड़ा, यहाँ पर सैकड़ा के स्थान पर यह 5 है, तो 5 गुने 100 यानी 500 हो जाएगा। अब चलिए आगे, हम आपको बताए थे कि सम क्या होता है। तो वे सभी पूर्ण संख्याएं सम संख्याएं होती है जिसके इकाई स्थान पर 0 2 4 6 8 हो, अर्थात अथवा 2 से विभाजित हो। विषम हो जाता है जिसके इकाई स्थान पर 1 3 5 7 9 हो, अर्थात 2 से विभाजित नहीं होता हो। आगे हम बताए थे अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या बताए थे कि वही होगा जिसका केवल और केवल 2 गुणनखंड होता है, जिसका केवल और केवल 2 गुणनखंड होता है। और वह भी गुणनखंड 2 क्यों होगा सो हम बता देते हैं। जैसे 2 को ले लेते हैं, तो 1 गुने 2 और 2 गुने 1, 2 गुणनखंड है, तो 2 आपका अभाज्य संख्या हो जाएगा। फिर 5 को अगर लेते चलिए तो 5 का भी गुणनखंड जो हो जाएगा केवल और केवल 2 ही होगा, 5 गुने 1 और 1 गुने 5। इसको समझने के लिए हम आपको क्या बोले थे कि वह सभी संख्या अभाज्य संख्या हो जाएगा जो एक और स्वयं के अलावा किसी से नहीं कटे, मतलब किसी के पहाड़ा में नहीं हो।
जैसे देख लीजिए 5, वह 5 के पहाड़ा में है, 5 एकम 5, 1 के पहाड़ा में है, तो जनरली 1 के पहाड़ा में सब कुछ होता है, लेकिन और किसी के पहाड़ा में नहीं है। 4 जो हो जाएगा आपका अभाज्य नहीं हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वह 2 से कट रहा है, सॉरी 1 से तो कट ही रहा है, 4 से कट ही रहा है, बीच में 2 से भी कट रहा है। 9 को अगर ले लेते हैं तो 9 आपका अभाज्य होगा या नहीं, इसको देख लेते हैं। 1 से तो कट ही रहा है, 9 से भी कट रहा है, 9 एकम 9, और वह 3 से भी कट रहा है। इसका मतलब है कि वह अभाज्य नहीं होगा। 11 को ले लेते हैं, 1 के पहाड़ा में है, 11 के पहाड़ा में है, लेकिन और किसी के पहाड़ा में तो वह आपका अभाज्य संख्या हो जाएगा। फिर 13 को अगर लेकर चलते हैं तो 13 1 के पहाड़ा में है, 13 के पहाड़ा में है, और किसी के पहाड़ा में नहीं है। मतलब उसका 13 गुने 1 और 1 गुने 13, यही 2 गुणनखंड हो जाएगा, तो वह अभाज्य हो जाएगा। फिर 15 को लेकर चलिए, इसको देखते हैं। 1 से कट रहा है, 15 से कट रहा है, 3 से भी तो कट रहा है, 5 से भी तो कट रहा है, अभाज्य नहीं होगा, तो यह अभाज्य नहीं होगा। आगे हम चलते हैं, गुणनखंड क्या होता है और गुणज क्या होता है, इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो गुणनखंड, जैसे मान लेते हैं कि 15, तो 15 का गुणनखंड, उसका खंडन जो हम करते हैं, जैसे उसका डायरेक्ट समझ जाइए कि एलसीएम जो करते हैं, जो टुकड़ा आता है, जैसे यहां पर 15, तो यहां पर 3 पचे 15, 3 गुने 5, अभी क्या बताया थे गुणनखंड, तो वही 3 गुने 5, या आपका गुणनखंड हो जाएगा। और गुणज हमेशा जान जाइए कि पहाड़ा गुणज होता है। जैसे अगर बोला जाए आपको कि 2 का पहला प्रथम 5 गुणज बताइए, तो 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पचे 10, याद रहेगा ना, यही गुणज है। मतलब गुणनखंड मतलब लघुत्तम, उसको टुकड़ा कर दीजिए, और गुणज मतलब पहाड़ा पढ़ दीजिए, यही हो जाएगा। आगे चलते हैं, गुणज हो गया, गुणनखंड हो गया। एक हम पहले भी बताए थे वाई पर, पहले भी बताए थे, जो 10th में होंगे या 10th पास होंगे उनको मालूम होगा कि 10th क्लास में एक चैप्टर का नाम है एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समानांतर श्रेणी। इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी संख्या समान अंतर से अगर आगे की ओर बढ़ रहा है तो वह समानांतर श्रेणी में होता है, एपी में होता है। या डायरेक्ट उसी को बोल दीजिए, किसी का टेबल हो। जैसे अगर मान लेते हैं कि 11, 12, 13, 14, यह भी एक प्रकार का समानांतर श्रेणी ही है। 11 के बाद 13, 13 के बाद 15, 15 के बाद 17, 17 के बाद 19, यह भी समानांतर श्रेणी ही है। लेकिन 11 के बाद 13, 13 के बाद 14, फिर 14 के बाद 17, 17 के बाद 18, यह समानांतर श्रेणी में नहीं है, क्योंकि आगे समान अंतर से आगे बढ़ रहा है फिर स्लिप कर रहा है, तो यह कभी नहीं होगा। तो समानांतर श्रेणी वही होगा जो समान अंतर से आगे की ओर बढ़ रहा है। एक का डिनोमिनेशन अगर मतलब डिस्टेंस से बढ़ रहा है तो एक, 2 के डिस्टेंस से बढ़ रहा है तो 2 का एनी टाइम होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं 1 के बाद 3, 3 के 5, 5, 5, 7, 7 2 9, 9 2 11, 2 13, 2 15, 2 17, ऐसा करके यह एपी में हो जाएगा। फिर 5 से उठाइए कहीं से भी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 1 से उठाना पड़ेगा, आप 50 से उठाइए, 50, 50 के बाद 100 कर दीजिए, 100 के बाद 150 कर दीजिए, 150 के बाद 200 कर दीजिए, तो 50 के अंतर से बढ़ रहा है, समानांतर श्रेणी में होगा। तो इसका फॉर्मूला फिर बता दे रहे हैं, लेकिन आप लोगों को पता होगा, ध्यान दीजिएगा कि अगर किसी समानांतर श्रेणी का एक फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d, और एक इसका योग वाला फॉर्मूला होता है SN बराबर
n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यह हम आपको फॉर्मूला इसीलिए बता दिए हैं क्योंकि इसका काम पड़ेगा, क्योंकि पहले ही हम भाई बता दिए थे कि अभी जो हम पहले ही हम बता दिए थे कि हम जो पढ़ाने जा रहे हैं उससे लाभान्वित 6 भी हो सकता है, 7th भी हो सकता है, 8th भी हो सकता है, 9th भी हो सकता है, 10th भी हो सकता है, और आपका कंपटीशन लेवल का जो कैंडिडेट है वो भी हो सकता है। अब बहुत सारे आदमी जो है कमेंट तो अभी तक नहीं बोले हैं, लेकिन कहीं कहीं घूमे हैं तो फिर पता चला है, कोई बोल रहा है कि सर आप एक काम कीजिए ना, 6 से स्टार्ट कीजिए, तो ऐसा फिर देखा जाएगा बाद में, ठीक है। लेकिन अभी ध्यान से पढ़िए ना, ध्यान से पढ़िए। ऐसा तो नहीं है कि जो 10th का अगर जो तैयारी कर रहे होंगे वो हमारे भरोसे पर होंगे, वो कहीं ना कहीं तो तैयारी कर रहे होंगे। बस रिवीजन कीजिए, और कंपटीशन कॉम्पिटेटिव जो है वो तो एक्चुअली इस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि हम बेस से उठाने जा रहे हैं। देखिए सवाल पे चलते हैं आप। बोल रहा है आपका एक क्वेश्चन, यदि पांच क्रमिक संख्याओं का योग आपका कितना बोल रहा है, 5 क्रमिक का क्या मतलब होगा, सो पहले जान जाइए। लगातार क्रमबद्ध 5 क्रमिक संख्याओं का योग एस है, कैपिटल में एस है। आपका क्वेश्चन क्या है समझिएगा, यदि 5 क्रमिक संख्याओं का योग एस है तो एस को किस रूप में लिखा जा सकता है। आदमी यहां पर कहां डिफॉल्ट करता है और क्या करना चाहिए, देखिए। यह एसएससी आपका 2000 किस में पूछा गया था, एसएससी 2011 का क्वेश्चन है। इसमें अब हम बताते हैं, इसमें आदमी कहां पर थोड़ा सा डेमोरलाइज हो जाता है। 5 क्रमिक, तो ठीक है, अगला आदमी तो जान गया कि पहला मान लेते हैं x, दूसरा x+1, तीसरा x+2, x+3, x+4, 1 2 3 4 5, ये सब का योग कितना है, s है। तो यहां पर सवाल आपका क्या बोल रहा है, सवाल आपका बोल रहा है कि s को किस तौर पे लिखा जा सकता है। तो यहां पर आदमी थोड़ा सा कंफ्यूज क्या हो जाता है, इसमें अगर दो सवाल हम क्रिएट करते हैं, अगर s यानी सम हो गया तो सम को तो यहां पर आप क्लियर है कि x प्लस x+1 प्लस x+2 प्लस x+3 x+4 बराबर s है। तो क्या करता है, डायरेक्ट हम बना देते हैं 1 2 3 4 5, 5x प्लस 1 2 1 3 3 3 6 6 4 10 बराबर s। 5x बराबर s माइनस 10, s माइनस 10 बराबर 5। s को इसी तौर पे लिख सकते हैं ना, s को आप इस तौर पे लिख सकते हैं। अब देखिए ये तो हम निकाल दिए, इसमें एक और सवाल क्या आता है कि इसमें बड़ा जो है ना, बड़ा अंक एस से दो तरह का क्वेश्चन आएगा, देख लीजिएगा। एक का जवाब तो आ गया, दूसरा का जवाब आपका होगा, एक और क्वेश्चन इसमें आ सकता है कि एस जो है अपने निकटतम यानी बड़ी संख्या से, सबसे बड़ी संख्या से किस प्रकार संबंधित है। तो यह ध्यान दीजिए, यहां पर हम लोग तो जानते हैं ना कि सबसे बड़ी संख्या यह है, सबसे बड़ी संख्या तो एक्चुअली यही होगा। अब कोई भी जान जाइएगा,
हम बेस से क्या उठाना चाहते हैं दोस्त, समझिएगा फिर से। मान लेते हैं कि इस 5 को जो है ना, इस 5 को 1 + 2 + 3 + 4 + 5 और 5 4 9, 9 3 12, 2 14, 1 15, इसका हमेशा 15 होगा। 15 होगा। हम ये समझने के लिए आपको बता रहे हैं, समझने के लिए बता रहे हैं। यह 15 है तो 1 मिनट मान लेते हैं कि यह हमको मालूम नहीं है। लगातार 5 संख्याओं का योग 15 है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, हम कैसे निकाल सकते हैं, यहां से देखेंगे। अगर यह जैसे ही समझ में आ जाएगा तो यह समझ में आ जाएगा हमको। 15, 5 है ना, 3 कर दिए, 3 कर दिए। तो अब यहां पर देखिए, यह 3 जो हो जाएगा ना, यहां पर 5 है, यह 3 हमेशा जो हो जाएगा, ये बीच वाला पॉइंट आपका आ रहा है। हमेशा याद रखिएगा कि जो संख्या कितना है, द नंबर ऑफ टोटल डिजिट, पहले ऊपर हो जाएगा द सम ऑफ टोटल डिजिट बाई द नंबर ऑफ टोटल डिजिट। इसको जब क्लियर कीजिएगा तो यह बीच वाला आपका आ जाएगा। बीच वाला से कैसे आप जा सकते हैं, देखिए यह तो 3 हमको मालूम हो गया ना, और 5 लगातार संख्याओं का योग 15 है। 3 आ गया, मतलब उधर से एक तरफ 2 रहेगा, एक तरफ 2 रहेगा, बीच में तीसरा आ जाएगा, और तीसरा आपको आया ही। इसका मतलब है कि बीच वाला से 2 आगे जो संख्या होगा वही मेरा बड़ा होगा। इसको समझने में प्रॉब्लम, आप लोग भी समझ रहे हैं इस बात को। मतलब जो बीच वाला है, अगर यही मान लेते हैं कि अगर आपका 5 नहीं देकर 7 होता तो बटा में 7 करके हम बनाते, ठीक है। तो आपका जो आता बीच वाला आता, तो उसके मुताबिक भी फिर चलेंगे। और सवाल है मेरे पास, तो यहां पर देखिए बीच वाला 3 आ गया है, यानी तीसरा पॉइंट हमको आ गया है, बीच वाला बिंदु। अब यहां पर देखिए इधर से तीसरा और उधर से भी तीसरा, ये बीच वाला होगा, यानी 3 जो है वह बीच वाला संख्या है, तो उससे आगे 2 संख्या होगा। इसका मतलब इसमें 1 + 1 कर दीजिए, यानी 3 1 4, 5 सबसे बड़ी संख्या है कि नहीं, निकाल सकते हैं। तो अब इस पे हम निकाल देते हैं ना, इस पे निकाल देते हैं। जैसे यहां पर सबका योग कितना था, s था, और 5 लगातार क्रमिक संख्या है, तो 5 कर दिए। देखिएगा दोस्त कितना आसान क्वेश्चन है। हम केवल यह समझने के लिए बोले थे, और लगातार आप लोगों को हम बोल रहे हैं कि अगर जो नहीं समझ में आए, अगर या कोई कंफ्यूजन है हमसे, या फिर कुछ शिकवा शिकायत है, तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। यह समझाए है केवल समझने के लिए, क्योंकि ऑफलाइन से शुरू से मेरा यही सिद्धांत है, और ट्रिक भी हम क्लियर करेंगे लेकिन अभी नहीं। देखिए तो यहां पर हम क्या किए थे, टोटल संख्याओं का योग और बटा टोटल अंकों की संख्या, यही था ना। तो यहाँ 15 और बटा 5 यानी 3 जो था वह बीच वाला आया था। तो यहाँ टोटल आपका हो गया, यह योग हो गया, और बटा में नंबर ऑफ टोटल डिजिट हो गया, और प्लस में क्या करेंगे कि यहाँ पर 1 + 1 अर्थात 2 है, तो यहाँ पर भी 2 देंगे, क्योंकि सवाल तो सेम है ना। वहां 5 लगातार है, यहाँ भी 5 लगातार है। अगर 7 लगातार होता तब उसमें कितना जोड़ते, तनका ध्यान से देखिए। 3 इधर, 3 इधर, 1 बीच में, तो उसमें 3 जोड़ते। अगर 9 होता तो इधर 4, इधर 4, और बीच में 1, 9। मतलब इधर से भी जाइए तो आपका 5वां स्थान में रहेगा, उधर से भी आइए तो आपका 5वां स्थान में रहेगा। इसका मतलब 4 जोड़ना होगा। सम संख्या में भी रूल फॉलो होता है कि अगर मान लेते हैं कि उस पर हम सवाल क्रिएट करेंगे, बहुत समय निकल जाएगा। तो इसको 2 कर दिए, तो आपका यह हो जाएगा 5, तो s + 10 आपका यही हो जाएगा, आंसर आपका यही हो जाएगा। सबसे बड़ी संख्या यह है। बाकी आप ऑप्शन पे पकड़ लीजिए। दोनों तो हम क्लियर कर दिए हैं। सवाल आपका यह पूछ रहा है, लेकिन हम क्लियर यह भी कर दिए।
अगर डायरेक्ट योग निकाले फटाफट योग करके आप दे दीजिए, ठीक है। लेकिन अक्सर एसएससी का एग्जाम में पूछा गया है, तो हम इसीलिए हम बता दिए क्योंकि एसएससी का एग्जाम जो होता है ना सब मतलब बहुत टफ क्वालिटी का इसीलिए होता है, इसीलिए नहीं होता है क्योंकि सवाल उसमें हार्ड होता है, इसीलिए होता है कि उसी को मूव कर देता है। तो यहाँ पर अगर बड़ा संख्या के बारे में चर्चा करें कि एस जो है उसके बड़े संख्या से किस प्रकार संबंधित है, आपका यही हो। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। अच्छा दोस्त, 1+2+3+4 बोल रहा है कि इसका कौन सा पद यानी कितने पदों का योगफल 50-50 होगा। आप इसमें ट्रिकी क्या कीजिएगा, हम आपको बता दे रहे हैं। डायरेक्ट यहां पर a बराबर 1 जानते हैं ना, इस पे चलिए, कहाँ है आप लोग। a बराबर 1 हो जाएगा, d बराबर भी 1 हो जाएगा, देन से इसका डिफरेंस जो है वह भी 1 है, कॉमन डिफरेंस। और यहां पर योगफल आपका बोल रहा है 50-50। आपको निकालना क्या है, तो कितने पदों का योगफल 50-50 होगा। तो देखिए हम आपको क्या बताए थे थोड़ी देर पहले, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब डायरेक्ट इस पे हिट कीजिए ना, आप जो ट्रिकी बोल रहे हैं इस पे हिट कीजिए, आपका 10th भी तो क्लियर हो रहा है। तो ऐसे जैसे ही पढ़ाई कीजिएगा, और अभिनव समझाने के लिए आपको इस तरह बोल रहे हैं, हमको ए भी मालूम है डी भी मालूम है, डायरेक्ट हम बैठाएंगे आंसर हमारे पास होगा, और उतना तो टाइम भाई मिलता ही। देखिए 50-50 यहाँ दिया गया है, n तो निकालना ही है हमको, 2 गुने 1 हो जाएगा, प्लस n का वैल्यू नहीं मालूम है, n-1 हो जाएगा, d का वैल्यू 1 हो जाएगा, इसको कर देंगे तो 0, 5 दूना 10 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 5 दूना 10 हो जाएगा, 10 1 100 हो जाएगा, बराबर n, और यहाँ पर 2 प्लस n-1 हो जाएगा, क्योंकि 1 से गुना होगा तो सेम हो जाएगा, 10 100 बराबर, यहाँ पर देखिए n, और यहाँ 2 माइनस 1, 1 प्लस n कर दीजिए इसको, 10 100 बराबर n प्लस n स्क्वायर हो जाएगा, मतलब इसको कर दीजिए n स्क्वायर प्लस n, और माइनस 10 100 बराबर 0। इसको कौन नहीं तोड़ेगा, ये 10th का है, यहाँ 6 आ जाता है, 7th आ जाता है, तीसरा पद का ऐसा गुणनखंड जिसको जोड़ने अथवा घटाने पर बीच का पद प्राप्त हो जाए। ये कब नहीं सीखा था, याद आया आप लोगों को, 8 का क्वेश्चन है या 7th का, हमको भी याद नहीं है, शायद 8 का ही होगा। तीसरा पद को किस तरह तोड़े कि उसका 2 गुणनखंड जिसको जोड़ने अथवा घटाने पर बीच का पद प्राप्त हो जाए। देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, हो जाएगा। यहाँ अभी क्या था, 101 है ना, और गुने 100 करेंगे तो 101, ये जाहिर सी बात है, ठीक है, मालूम है हमको, मालूम नहीं है, ठीक है, तो तोड़ना होता और क्या करता, ठीक। लेकिन यहाँ पर हमको 1 लाना है। अब ध्यान दीजिए कि 1 जो लाना है वह किस में लाना है, प्लस में लाना है कि माइनस में लाना है। अगर माइनस में लाना होता तो बड़ा को हम ज्यादा माइनस में ले लेंगे और छोटा को प्लस में ले लेंगे, और हमको प्लस में लाना है तो बड़ा को प्लस में ले लेंगे। देखिए
n स्क्वायर प्लस यहाँ पर 101 का बात है तो 101 n हो जाएगा और माइनस 100 n हो जाएगा। 101 में से 100 घटेगा तो एक बचेगा ना, तो यहाँ टाइटल आपका सरनेम तो दिया गया है n, तो यहाँ तो इसका आपका एक और पढ़े थे कि इसका जो है ना इसका गुणांक क्या है, हम पढ़ाए थे, आप लोगों को याद होगा, याद है आप लोगों को n का गुणांक क्या है। अगर 2n होता ना, अगर पूछता कि n का गुणांक क्या है तो 2 है, 4n का गुणांक क्या है तो 4 है, 5n का गुणांक क्या है तो 5 है, लेकिन यहाँ डायरेक्ट n का गुणांक क्या है तो 1 है, यह हमेशा साइलेंट होता है। तो अब देखिए ना यह 0 हो जाएगा तो यहाँ पर n कॉमन हो जाएगा, n प्लस 101 हो जाएगा और माइनस यहाँ पर सॉरी फिर हम इसको छोड़ दिए थे 10 100 बराबर 0, यहाँ पर माइनस आप 100 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा n और यह माइनस जो है प्लस में बदल जाएगा, क्योंकि माइनस हम कॉमन ले लिए हैं, तो माइनस जब कॉमन ले लिए हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। n माइनस 100 और यह दोनों कॉमन हो जाएगा तो n प्लस 101 इजकल टू 0। अब देखिए यहाँ n प्लस 101 बराबर 0 है तो n बराबर माइनस 101 है, मतलब 101 पद है लेकिन माइनस में ई नहीं हुआ तो यह हमेशा निगेटिव में जाएगा, तो इसको तो लेना ही नहीं। n माइनस 100 इजकल टू 0 हो जाएगा तो n इजकल टू 0 प्लस 100 यानी आपका 100, मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट डॉट का 100वां पद होगा, यानी इसका 100वां पद तो 100 ही होगा और वहां तक का योगफल आपका हो जाएगा 50-50। यह भी एसएससी का ही क्वेश्चन है। अब इसमें थोड़ा सा हमको बता दीजिए कहाँ किस चीज का काम नहीं है। पहले चालू किए 10th पे, फिर यहाँ पर 9th पे आए, फिर 8 पर आए, फिर आपको यह 6 में पढ़ाया गया है गुणांक, सब चीज तो चाहिए भाई, कहाँ भागते हैं, पहले बेसिक पे आ जाइए। थोड़ा सा देखिए तो कितना मिनट का वीडियो बना, नहीं होता है तो फिर थोड़ा सा बढ़ाएंगे, 27 मिनट का क्वेश्चन दे देते हैं और ये लोग देखते हैं। देखिए दोस्त, क्वेश्चन हम लिखते नहीं हैं, आप लोगों को हम बता दे रहे हैं, बनाने का प्रयास कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ना अब जो है, क्योंकि अब जो है ना थोड़ा सा मेरा छाती जो है, कलेजा जो है थोड़ा सा जो है चौड़ा होते जा रहा है, क्योंकि कमेंट बॉक्स में जवाब मिल रहा है कि इतना का फला क्वेश्चन का जवाब यह होगा, यह होगा, यह होगा, और इससे जो है हम पॉजिटिव हो जाते हैं, रिचार्ज हो जाते हैं। क्योंकि अगर हम क्या, कोई भी टीचर अगर पढ़ा रहे हैं तो उनसे अगर एक भी पॉजिटिव रिजल्ट आता है ना, उनके खुशी का ना कोई अंत नहीं होता है। और हम तो एक भाई हैं यार, भाई हैं, जवाब दो। देखिए अगला क्वेश्चन हम बोल दे रहे हैं आप लोगों को, बोल रहा है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 डॉट डॉट प्लस 15 पदों का योगफल। यह नहीं सोचिएगा कि प्लस 13 प्लस ये है, मतलब टोटल 15वां पद तक इसका योगफल बताइए।
इसमें डायरेक्ट बता दे रहे हैं, ए होगा आपका 1, डी जो होगा कॉमन डिफरेंस सी डी सर्व अंतर वह आपका हो जाएगा 2, क्योंकि 1 से 3 जा रहा है 2 उछल रहा है, 3 से 5 जा रहा है 2 उछल रहा है, फिर 5 से 7 2 उछल रहा है, ठीक है। तो वह आपका जो हो जाएगा डी होगा। और एन का वैल्यू जो होगा 15 होगा। आपको एस एन का वैल्यू निकालना है, इसमें कोई झंझट नहीं है, नो एनी झंझट है, विदाउट हेजिटेशन का या 10th पर फुल्ली आधारित है, बनाइए इसको। दूसरा आपका क्वेश्चन अगला बोल रहे हैं 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योग बताइए। 50 से कम, तो 50 तो खैर 3 का गुणज होता ही नहीं है, क्योंकि 3 के पहाड़ा में है ही नहीं। तो 50 से कम कितना 3 के सभी गुणज, तो 3 के सभी गुणज क्या होगा, तो इसके लिए सभी गुणजों को गोली मारिए। ए हो जाएगा 3, क्योंकि 3 का पहला गुणज 3 होता है। डी बराबर भी 3 होगा, क्योंकि 3 का पहाड़ा है तो 3 3 से उछल रहा है, डी इजकल टू 3 हो जाएगा। और आपका एस एन इजकल टू सॉरी एस एन नहीं बोल रहे हैं, आपका लास्ट जो हो जाएगा गुणज वह क्या हो जाएगा, तो आपको हम बता देना चाहते हैं कि 50 और बटा में 3 कर दीजिएगा तो 16 या 48, जो 16 आपका जो बच जाएगा ना एन का वैल्यू हो जाएगा। 50 से कम कै गो गुणज है, तो 50 बटा में 3 यानी 16 या 48, जो उसका क्वोशिएंट होगा भागफल हो जाएगा, वह आपका 16 गो उसका क्या होगा, 50 से कम 16 गुणज है 3 का। ए बराबर 3, डी बराबर 3, एन बराबर 16, एस एन का वैल्यू निकाल लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन हम बोल दे रहे हैं, या आप लोगों से नहीं बनेगा, इसको छोड़ देते हैं और फिर एक और देख लेते हैं। यह आरआरबी का क्वेश्चन है, रेलवे का है। टोटल जितना कंपटीशन में पूछा गया टोटल को हम छाटे हैं एक जगह। बोला जा रहा है यदि 7 क्रमिक सम संख्याओं का योग 140 है तो बड़ा सम पूर्णांक बताइए। इसको हम बताएंगे, क्योंकि विषम वाला हम बता दिए थे, सम वाला थोड़ा सा होता है कि कम से कम आप लोग भी दीजिए जवाब। बोल रहा है यदि 7 क्रमिक सम संख्याओं का योग 140 है तो बड़ा सम पूर्णांक बताइए। तो x प्लस 1 पहला x मान लेते हैं, दूसरा x प्लस 1 मान लेते हैं, सॉरी सम बोल रहा है ना, तो x प्लस 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 के उछाल से जा रहा है, तो x प्लस 2 हो जाएगा, x प्लस 4 हो जाएगा। इस तरह करके 7 को लिख देंगे और उसका योग 140 है, तो बड़ा बताइए। उसको 7 से भाग दे देंगे, योग आपका इसमें दिया गया है क्या, हाँ दिया गया है 140, उसको 7 से भाग लगाएंगे तो 20 हो जाएगा। इतना बता देते हैं कि 20 जो हो जाएगा ना, 20 आपका बीच वाला पॉइंट हो जाएगा। अब 20 में कितना जोड़िएगा कि बड़ा आ जाएगा, यह डिसाइड आपको करना है। इंतजार करते हैं कल के लिए, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। और यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स है, नंबर सिस्टम, अब मजा आएगा पढ़ने में। चलिए धन्यवाद, कल का इंतजार।